जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग पीवाईक्यू का क्लास नंबर 23 करने वाले हैं, तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इजी टू मॉडरेट लेवल एवं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मुख्य प्रश्न को यहाँ देखने वाले हैं। तो जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। बताइए मेरे साथी, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। तो हम लोग चारों ऑप्शन में देखिए इसका निहितार्थ कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रारंभिक व्याख्या के बाद, क्या बोला है मेरे साथी, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी में है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सी में है सहयोगात्मक समस्या समाधान और डी में है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। इसमें बोल रहा है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। मेरे साथ ही सहायता करना होगा तो पहले ही कट जाएगा। फिर क्या है, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो मेरे साथ ऐसी बात ये वाइगोत्स्की साहब नहीं करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य नहीं देना है मेरे साथी, आपको एक सामूहिक रूप से देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। बताइए चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण क्या आते हैं। तो सभी साथी को इसको सजाना है। जो आपको यहाँ दिया गया है चारों ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन का सही क्रम बनाना है कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, बी में दिया है प्रतिक्रिया चयन, 2 में दिया है प्रतिक्रिया चयन, 3 में दिया है पूर्व प्रक्रम और 4 में दिया है मेरे साथी श्रेणीकरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी हम लोग को जो कोई भी काम करने से पहले क्या करना होता है, पूर्व प्रक्रम करना होता है। तो क्या हो जाएगा, पहले 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हम लोग जो भी चीजों को पूर्व प्रक्रम करेंगे उसके बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, उसका फिर हम लोग श्रेणीकरण करेंगे। क्या करेंगे, श्रेणीकरण। तो ये हो जाएगा 4 नंबर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो फिर जो श्रेणीकरण करेंगे उसका हम लोग फिर प्रतिक्रिया चयन करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 नंबर। उस प्रतिक्रिया चयन के बाद क्या होगा, प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन होगा। तो ये हो जाएगा 1 नंबर। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है राइट आंसर। 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे साथ क्या बोला जा रहा है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता। बताइए मेरे साथी सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता क्या होती है। तो सबसे पहले मेरे साथी हम लोग निर्योग्यताओं को समझ लेते हैं कि आखिर निर्योग्यताओं का मतलब होता क्या है। तो आइए हम लोग इसका पूरा डिस्क्राइब करके समझ लेते हैं ताकि हमारे किसी भी साथी को कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए निर्योग्यता का मतलब होता है मेरे साथी अयोग्यता या असमर्थता। क्या होता है, निर्योग्यता का मतलब होता है अयोग्यता या असमर्थता। ठीक है, अब देखिए निर्योग्यता शब्द कैसे बना है। निर्योग्यता शब्द मेरे साथी बना कैसे है, तो निर का मतलब होता है मेरे साथी अभाव। निर का मतलब क्या होता है, अभाव। और योग्यता का मतलब होता है सक्षमता। क्या होता है, सक्षमता। इसी से मिलके क्या बना है, निर्योग्यता बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं अयोग्यता या असक्षमता, असमर्थता। ठीक है, चलिए सीखने संबंधी निर्योग्यता में क्या क्या दिक्कतें आती हैं हम लोग जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। तो जैसे कि डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया मतलब समझते हैं पढ़ने संबंधी विकार। फिर है डिस्ग्राफिया, ये होता है मेरे साथ लिखने संबंधी विकार। फिर क्या है डिस्कैल्कुलिया, ये होता है आपको गणना करने संबंधी विकार। आदि ऐसी स्थितियां हैं जो बच्चे की पढ़ने लिखने या गणना करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ये क्या है, सीखने संबंधी मेरे साथी निर्योग्यताएं हैं। समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर निर्योग्यताएं होती कैसे है।
तो सीखने की निर्योग्यता अक्सर वंशानुगत जेनेटिक्स होती है और माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित हो सकती है। समझ में आया? तो चलिए मेरे साथ हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समानतः क्या हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए में बोला लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। बताइए ऐसा कुछ है क्या निर्योग्यता? ये पहले ही कट जाएगा। फिर बी में बोला अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। ऐसा बात है मेरे साथ, ये भी कट जाएगा। ये कोई भी क्षेत्र से संबंध रखे ऐसा कोई ये कंडीशन नहीं है। सी में क्या है? उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। बताइए मेरे साथी, हम लोग को जवाब मिल गया ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन हम लोग डी भी देख लेते हैं, क्या पता इससे और बेस्ट ऑप्शन कहीं दिया हो, क्योंकि ये क्या है? पेडागोजी है। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, ऐसा भी नहीं है मेरे साथी। क्या हो जाएगा? ये तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये देख लिए मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए, क्या बोला है? विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बताइए मेरे साथी, इन चारों में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा जो विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति नियमित हो, मतलब बच्चा विद्यालय प्रतिदिन जाए, उसके लिए आपको इन चारों में से कौन सा बेस्ट लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने की कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए। ऐसा नहीं चलेगा मेरे साथी। कानूनी दंडनीय अपराध बना देंगे तो बच्चा नाम ही नहीं लिखाएगा, तो जान जाएगा कि अगर आज नाम लिखा लिए 2 दिन नहीं जाएंगे तो फिर हम अपराधी हो जाएंगे, तो वो और स्कूल में नाम लिखाने से भागने लगेगा। बी में क्या है? विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। मेरे साथ जबरदस्ती आप किसी को नहीं पढ़ा सकते हैं। आप जबरदस्ती करेंगे तो उसका फिर मन लगने वाला नहीं। जब तक उसके अंदर से इच्छा नहीं जगेगी आप किसी को भी कुछ नहीं सिखा सकते हैं। चलिए सी में बोला बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना। नहीं मेरे साथी, आप पैसा देकर क्या करेंगे? बाहरी रूप से अभिप्रेरित करेंगे लोग, जो कि ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। अब क्या पता आप उसको 5 रुपया देंगे, कोई उसको 10 रुपया दे देगा कि चलो स्कूल नहीं जाओ, तो फिर वो आपका बात को फॉलो करेगा। फिर आपका जो 5 रुपया है वो तो किसी और का 10 रुपया उस पर हावी हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आवासीय विद्यालय खोलना। तो ये क्या लग रहा है? ये इसके अकॉर्डिंग सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। बताइए मेरे साथी, बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय एक को छोड़कर। अब किसको छोड़कर? तो ऑप्शन नंबर ए में है संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बी में है बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। सी में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। सी में विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मेरे साथी, बहुबुद्धि के सिद्धांत में विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है, बात सही बोल रहा है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बात सही है। बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है, ये बात मेरे साथ सही बोल रहा है। उसका गलत जवाब क्या होगा? तो गलत जवाब अभी यहाँ पे है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित होगा, यहाँ दिया है नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा मेरे साथी? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बताइए मेरे साथी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सीखने के लिए सबसे ज्यादा बालकों को या बच्चों को अभिप्रेरित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। बी में है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। सी में है बाह्य कारक और डी में असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। क्या होगा मेरे साथी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्या बोला है?
मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? हमसे पूछा जा रहा है जो ये कथन दिया गया है यह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है बी.एन. झा, बी में है डेविस, सी में है स्किनर और डी में है मेरे साथी वुडवर्थ। क्या है? वुडवर्थ। तो ये बात किसने कहा है, यह कथन किसका है? तो मेरे साथी ये कथन है बी.एफ. स्किनर साहब का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन्हीं का कथन था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द्वारा सुझाया गया मुख्य दृष्टिकोण है। बताइए मेरे साथी, एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाया गया मुख्य दृष्टिकोण क्या है? ये सभी साथी को पता होना चाहिए क्योंकि अब आप लोग टीचर बनने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है रचनावाद, बी में है व्यवहारवाद, सी में है निर्देशवाद और डी में सतत और व्यापक शिक्षण। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा रचनावाद। यही मुख्य दृष्टिकोण सुझाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रचनावाद। चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 9 में आया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। एक जो शिक्षिका है वह क्लासरूम में या कक्षा कक्ष में जो भी बात पूछती है उसका जवाब वो अपने आप से नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब जो भी वो विद्यार्थी से सवाल पूछती है ना उसका उत्तर देने के लिए क्या करती है? समूह चर्चाएं या सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। जो ये काम कर रही है शिक्षिका, यह उपागम किस पर आधारित है मेरे साथी? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है सक्रिय भागीदारिता, बी में है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, सी में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना, डी में है सीखने की तत्परता। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो मेरे साथ इन चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसमें से बताइए कि शिक्षक से संबंधित प्रभावित करने वाला, इसमें शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है विषय वस्तु में प्रवीणता, बी में है बैठने की उचित व्यवस्था, सी में है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, डी में है विषय वस्तु का अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो मेरे साथी क्या इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषय वस्तु में प्रवीणता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यही शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक है। अगर विषय वस्तु में शिक्षक बहुत अधिक प्रवीणता होगा, प्रवीण होगा, तो वो छात्रों को उस विषय में बहुत अच्छा ज्ञान देगा या नहीं देगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। बताइए मेरे साथी, सबसे पहले यहाँ तो ऐसा करना नहीं है और जब क्वेश्चन में जब ऐसा बोल दिया गया है तो ये क्या चीज़ को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है लैंगिक पूर्वाग्रह, बी में है बेसिक प्रवृत्तियाँ, सी में है परियोजनात्मक उपागम और डी में है प्रगतिशील चिंतन। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। मेरे साथी ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। कोई भी विद्यालय में आप कोई भी दल का गठन करेंगे चाहे किसी प्रतियोगिता के लिए, तो आपको लड़का एवं लड़की को समान अवसर देना है, समान मौका देना है। सिर्फ लड़कियों को वरीयता देंगे या सिर्फ लड़का को वरीयता देंगे तो क्या होगा? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे साथी क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? अब जो हमको ये 4 ऑप्शन दिया है इसमें से छांटना है कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बी में है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश, सी में है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल और डी में है बार बार ली जाने वाली परीक्षा। तो मेरे साथी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता में ये कौन आपको लग रहा है? तो बार बार ली जाने वाली परीक्षा ये कभी नहीं होगा। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना ये भी इसकी विशेषता नहीं है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश ये भी नहीं है मेरे साथी। तो क्या हो जाएगा? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। देखिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है?
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदिक प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अब इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था हम लोग किसको बोलते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंसोरी मोटर। क्या बोलेगी मेरे साथी? सेंसोरी मोटर। ये पियाजे साहब का फर्स्ट स्टेज है। क्या है? फर्स्ट स्टेज है, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 से 2 वर्ष का बालक का ये स्टेज है। ठीक है, तो बताइए इंद्रिय संवेदी गामक अवस्था ये किसके साथ संबंधित है? चारों ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन नंबर ए में बोला सामाजिक मुद्दों से सरोकार, बी में अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, सी में है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, डी में विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले सामाजिक मुद्दों से सरोकार इस अवस्था में नहीं होता है। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता इस रूप में इस अवस्था में भी नहीं होता है। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता इस अवस्था में नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए मेरे साथी, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवृत्ति होना, सी में है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और डी में है एक सुबक्ता होना। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य और सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अब जो एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है उस चीज को हमको छांटना है। तो बताइए, चारों ऑप्शन को मेरे साथ ही पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसमें से कौन नहीं है सम्मिलित। तो ऑप्शन नंबर ए में अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, बी में रटने को महत्व प्रदान न करना, सी में पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, डी में ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो बताइए मेरे साथी, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना ये तो बात सही है, ये एनसीएफ 2005 में सुझाया गया है। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना ये भी बात सही है मेरे साथी। उसका रटने को महत्व प्रदान न करना है, पहले ही बोल दिया है कि न करना, तो ये बात सही हो गया। फिर अच्छी बाह्य परीक्षा का आयोजन करना ये नहीं सुझाया गया, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। बताइए मेरे साथी, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? तो मेरे साथी पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था 4 होती है। क्या है? स्टेजेज इनके स्टेज कितने हैं? 4 हैं। फर्स्ट है मेरे साथी सेंसोरी मोटर, सेकेंड है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल। देखिए मेरे साथी, सेंसोरी मोटर में बच्चा रहता है 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल में रहता है 2 से 7 वर्ष, कंक्रीट ऑपरेशन में रहता है मेरे साथी 7 से 11 वर्ष और फॉर्मल में रहता है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, सभी साथी को समझ में आया? अब बताइए, अब सभी साथी बताइए कि जो आपको तीनों ऑप्शन दिया गया है क्या ये स्टेज है या नहीं? तो देखिए मेरे साथ ये में दिया है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, तो ये सेंसोरी मोटर हो गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया। फिर सी में दिया मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, तो ये आपका कंक्रीट ऑपरेशनल हो गया। फिर आपका चौथा इसमें नहीं दिया फॉर्मल ऑपरेशनल, लेकिन ये तीनों तो है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चौथा क्या होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं औपचारिक। क्या बोलते हैं मेरे साथी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा है? तो मेरे साथी कितने खंडों में बांटा है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गिलफोर्ड साहब का सिद्धांत है क्या। तो गिलफोर्ड साहब को जब सिद्धांत मेरे साथी समझ लेंगे तभी तो हम बता पाएंगे ना कि संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा है। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इसको विस्तार से। तो देखिए, गिलफोर्ड साहब का सिद्धांत का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ
इंटेलेक्ट। क्या है मेरे साथी? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SOI। ठीक है, यही स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट को गिलफोर्ड साहब ने 3 घटक में बांटा है। तो तीनों घटक का नाम क्या है? तो मेरे साथी फर्स्ट घटक है ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं संक्रियाएं, दूसरा है कंटेंट, जिसको बोलते हैं सामग्री, और तीसरा है मेरे साथी प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। समझ में आया? तो ये 3 घटक में उन्होंने बांटा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनके संक्रियाओं को कितने अवस्था में बांटा गया है। तो मेरे साथी इन्होंने संक्रियाओं को 5 अवस्था में बांटा है, जो कि यहाँ आपको निम्नवत लिखा गया है। ताकि हम लोग समझ लेते हैं कि इनकी संक्रियाएं क्या क्या है। तो एक में है मेरे साथी संज्ञानात्मक, जिसको बोलते हैं कॉग्निशन। कॉग्निशन में क्या होता है? जानकारी की पहचान और समझ। ठीक है, फिर फिर हमारा सेकेंड में क्या बोला है? सृजनात्मक, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, जिसमें इसमें क्या होता है? नए विचार या समाधान निर्माण। ठीक है मेरे साथी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन में होता है नए विचार या समाधान निर्माण। समझ में आ रहा है मेरे साथी? चलिए अब हम लोग देखेंगे थर्ड स्टेज में कि इन्होंने थर्ड स्टेज में क्या बोला है। तो इसमें बोला है संग्रहात्मक या संवेदनात्मक, जिसको लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, ज्ञात से एक निश्चित समाधान तक। क्या है मेरे साथी? ज्ञात से एक निश्चित समाधान, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। फिर हमारा चौथा में क्या है? मूल्यांकनात्मक, जिसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, समाधान या जानकारी का मूल्यांकन। ठीक है, फिर पांचवा क्या है? स्मृति या याददाश्त, जिसको बोलते हैं मेमोरी या रिटेंशन, जानकारी को याद रखना। समझ में आया? तो मेरे साथी गिलफोर्ड साहब ने संक्रियाओं को 5 स्टेज में बांटा है। इसका 5वां स्टेज आप सभी साथी के सामने है। सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में टिक लगाते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव और तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा है? बताइए मेरे साथी, यह कथन किसने कहा है? किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में स्किनर, बी में रॉस, सी में स्टेनले हॉल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्टेनले हॉल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। इसमें क्या बोला है? मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह किसने कहा था? बताइए मेरे साथी, तो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए में क्रो ने, बी में फ्राइड ने, सी में न्यूमैन ने और डी में एडलर ने। किसने कहा था मेरे साथी? इसका सही जवाब हो जाएगा एडलर ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? निम्न परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम छांट कर लिखिए जिन्होंने इस बात को कहा है। किस बात को कहा है? इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। मेरे साथी ये कथन किनका है वो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो परिभाषा जो विद्वान दिए हैं उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने ये बात को बोला है। इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो बताइए मेरे साथी, यह बात किस मनोवैज्ञानिक ने बोला है? किस विद्वान ने बोला है? तो ए में हल, बी में है किलपैट्रिक, सी में है थॉर्नडाइक और डी में है बिने। तो मेरे साथी ये किनका कथन है? तो ये किलपैट्रिक साहब का कथन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। इसमें देखिए क्या बोला है? मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य को माना है। बताइए मेरे साथी, मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य को माना है, क्या माना है? ऑप्शन नंबर ए में है बुद्धिमान जानवर, बी में है विषय, डी में क्या है? विषय, सी में है जीवधारी और डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे साथी, मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य को क्या माना है? तो उन्होंने माना है बुद्धिमान जानवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। आपके विचार से विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे, बताइए मेरे साथी, इसमें कहा जा रहा है कि आप एक शिक्षक है, आपके विचार से विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक है। सही बात है, करना चाहिए। तो फिर क्यों, इसका क्या जरूरी है? यहाँ बोला है कि क्योंकि इससे क्या फायदा होगा। तो बताइए मेरे साथी, आप भी एक शिक्षक है, आप अपने विद्यालय में शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करेंगे तो क्यों करेंगे? इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? तो ऑप्शन में देखिए, अभिभावक प्रसन्न होते हैं, बी में छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, सी में अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा के शिक्षण से मुक्त रहते हैं। अब बताइए, ऐसा करने के लिए कोई शिक्षक करता है क्या कि बच्चा को कहीं भेज दिया भ्रमण के लिए ताकि वो कक्षा शिक्षण से मुक्त हो जाए? तो ऐसी शिक्षक की मानसिकता नहीं होती है, तो ये पहले ही कट जाएगा। फिर छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता है। ऐसा नहीं है मेरे साथी, विद्यालय नहीं आएंगे तो जहाँ पे भ्रमण में जाएंगे वहाँ तो सीखेंगे ना।
विद्यालय से बेटर सीखेंगे। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। और ये अभिभावक को प्रसन्न नहीं करता, अभिभावक नाराज हो जाते हैं। अगर बच्चा आप बोलिएगा कि हम बच्चा को ले जा रहे हैं क्षेत्र भ्रमण पे, इतना खर्च आ रहा, तो गार्जियन नाराज होंगे, क्या जरूरी है सब करने का, बिना मतलब का आप लोग खर्चा बढ़ा रहे हैं। ऐसे आप लोग को सुनने को मिलता होगा। तो मेरे साथ ही क्या हो जाएगा, अभिभावक प्रसन्न नहीं होते, वो नाराज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि, बताइए मेरे साथी, विद्यालयों में योग शिक्षा के संबंध में आपका क्या विचार है? तो ऑप्शन नंबर ए में, इससे छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। एकदम राइट साइड, इसमें सही बात बोल रहा है। इससे क्या होगा, बालकों या बच्चों या कोई भी जो योग करता है उसके शारीरिक चीजें क्या होगी, दुरुस्त रहेगी, वह व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। वही बोला है कि इससे छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। बी में, यह मनोरंजन का साधन है। नहीं भाई, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, इसको करने में बड़ा समय लगता है, तकलीफ भी होती है, बहुत तरह तरह की योगा करना होता है। सी में क्या, इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होता है। सही बात है, इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होता है। डी में क्या है, ए और सी दोनों। तो क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं भी डाउट अगर हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, बहुत सारे साथी का कमेंट आता है कि सर आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो साथी अगर अभी भी कोई क्वेश्चन में अगर आपको एक्सप्लेन छूट जाए तो आप लोग बेहिचक उस क्वेश्चन को मेंशन करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। मनुष्य बनाने की शिक्षा, मैन मेकिंग एजुकेशन के प्रवर्तक कौन है? बताइए मेरे साथी, मनुष्य बनाने की शिक्षा, मैन मेकिंग एजुकेशन के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में स्वामी दयानंद, बी में स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो और डी में है महात्मा गांधी। तो मेरे साथी, मनुष्य बनाने की शिक्षा, मैन मेकिंग एजुकेशन के प्रवर्तक माना जाता है स्वामी विवेकानंद को। किनको माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। इन्होंने भी कहा था कि हर एक व्यक्ति में शिक्षा रूपी आवरण जो है ना, उस पर परत ढका हुआ है, उसको हटाइए, क्योंकि शिक्षक आपके अंदर है, आप अपने अंदर के शिक्षक को पहचानिए। ठीक है, ये कथन इन्हीं का था। और इनका एक कथन क्या था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये हमारे सभी साथियों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद साहब का ये बहुत ही फेमस लाइन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, बालक की शिक्षा में खेल प्रणाली का प्रबल समर्थन किया है। बताइए, बालक की शिक्षा में खेल प्रणाली का सबसे ज्यादा समर्थन करने वाले वैज्ञानिक का नाम हमसे पूछ रहा है। बताइए सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ए में है सन, बी में हेनरी कॉल्डवेल कुक, सी में हरलॉक, सी में क्या है हरलॉक, और डी में मेरे साथी मेरिया। कौन हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा इसका समर्थन करने वाले वैज्ञानिक है हेनरी कॉल्डवेल कुक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, प्रजातंत्र में क्या बोल रहा है, प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता किस कारण से है? बताइए, प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता किस कारण से है मेरे साथी? इन चारों ऑप्शन से बेस्ट ऑप्शन तलाशिए। ए में क्या बोला है, योग नागरिकों का निर्माण करने के लिए, बी में राष्ट्रभाषा के अध्ययन के लिए, सी में विद्यालयों की स्थापना के लिए, और डी में धर्म के प्रचार के लिए। क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। योग नागरिकों का निर्माण करने के लिए शिक्षा की प्रजातंत्र में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन 27 में आइए मेरे साथ। इसमें क्या बोला है, सीखने में क्या बोला है हमसे, सीखने में प्रयास व भूल, क्या है, प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है मेरे साथी? ऑप्शन नंबर ए में है कोहलर, बी में है पैवलोव, सी में है थॉर्नडाइक और डी में है गेस्टाल्ट। तो ये किनका है सिद्धांत? तो ये है थॉर्नडाइक साहब का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 28 में देखा जाए क्या बोला जा रहा है, अधिगम अनुभव और परीक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? बताइए, अधिगम अनुभव और परीक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है गेट्स वन, बी में मार्गन और गिलीलैंड, सी में स्किनर और डी में मेरे साथी क्रॉनबैक। बताइए किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है गेट्स और अन्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है?
बताइए मेरे साथी, इन चारों में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी में है निरंतर विकास का सिद्धांत, सी में है परस्पर संबंध का सिद्धांत और डी में है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो बताइए कौन नहीं होगा मेरे साथी? समान प्रतिमान का सिद्धांत हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी होगा, निरंतर विकास का सिद्धांत भी, ये क्या होगा? विकास का सिद्धांत को दर्शाएगा। तो कौन नहीं दर्शाएगा? तो ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए मेरे साथी, आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, क्या बोला है? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? बताइए मेरे साथी, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित करने का काम किया है? ऑप्शन नंबर ए में अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी में साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी में आर्मी अल्फा परीक्षण और डी में चित्रांकन परीक्षण। बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे मित्र, इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण को इन्होंने प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो बताइए सभी साथियों को कैसा क्लास लगा? उम्मीद है कि सभी साथियों को क्लास पसंद आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और उससे पहले क्या करना है? सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उनका 30 में कितना मार्क्स आ रहा है। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन था थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल था, क्योंकि परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे साथी, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए नए प्रश्नों के साथ।